अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बेटा। तो आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख के रखा है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम क्वाइट फ्यू डेज़ एंड और इस मैग्नेटिज्म में बेटा हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमने आज तक सीखा है वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्जड पार्टिकल मूव करता है विद सर्टन वेलोसिटी, इस चार्जड पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसको हम नाम देते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स, या कभी कभी हम मैग्नेटिक लॉरेंटिज फोर्स भी उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो एक चार्जड पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, कितना कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है। ठीक है, और ये भी सीखा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है, या इस कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन मान लो है। और इस टॉपिक का जो नाम है ना बेटा वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हम मैग्नेटिक फोर्स ही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज तक हमने मैग्नेटिक फोर्स ही डिस्कस किया है मैग्नेटिज्म में, और आज इस क्लास में भी हम मैग्नेटिक फोर्स ही डिस्कस करेंगे। पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना बेटा, अब आज तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पे कितना लगेगा, एक चार्जड पार्टिकल पे कितना लगेगा। पर आज हम चार्जड पार्टिकल नहीं ले रहे, आज हम ले रहे हैं बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है और इस वायर के थ्रू करंट पास हो रही है, तो इस वायर पे एक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको भी हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्यों लगेगा और कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आज के इस क्लास में हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप बेटा जो ध्यान में रखेंगे वो ये है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपने अभी तक पढ़ा है इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव करता है तो चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, कंडीशन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल मूव करना चाहिए, तभी जाके इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ये भी हमने सीखा है कि अगर इसकी मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड है, उस केस में, उस कंडीशन में बेटा इस पे कोई फोर्स लगता नहीं है। ठीक है, पर आज के इस क्लास में हमें डिस्कस करना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वायर, और इस वायर के थ्रू अगर करंट पास हो रही है तो इस कंडक्टर पे भी फोर्स लगता है और वो भी मैग्नेटिक फोर्स है। और इस क्लास में इसकी जो हमें डिटेल्स पढ़नी है, इसकी फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी मैग्नेटिक फील्ड की, एंड लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो वैल्यू है ना फील्ड का, दैट इज बी। मैग्नेटिक फील्ड हम जनरली बी से ही डिनोट करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बेटा देखा। ठीक है, अब ये एक रीजन है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है। अब इस रीजन में क्या करेंगे बेटा, हम एक कंडक्टर को लाएंगे। ये मान लो एक कंडक्टर है, दिस इज अ वायर। ये मान लो एक कंडक्टर मैंने लिया यहाँ पे, एक कंडक्टर का एक पोर्शन लिया। अब कंडक्टर तो इतना नहीं होगा ना, ये फुल सर्किट होगा अगर इसमें करंट पास हो रही है। मैंने कंडक्टर का एक पोर्शन लिया, एक वायर का एक पार्ट मैंने लिया। ये वायर फुल, अगर इसमें करंट पास हो रही है तो ये फुल सर्किट होगा। हाँ, मैंने पूरा सर्किट नहीं दिखाया, मैंने खाली एक वायर का एक छोटा सा पार्ट दिखा दिया जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अभी है। ठीक है, और इस वायर के थ्रू जो करंट पास हो रही है ना बेटा, उसका जो मैं मैग्नीट्यूड रखूंगा I, और वो बेटा इस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, इस वायर के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा। देखो बेटा, हमने आज तक पढ़ा है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्जड पार्टिकल मूव करता है,
तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उसका वैल्यू या उस पर कितना फोर्स लगेगा उसकी हमने इक्वेशन डिस्कस की है। द मैग्नेटिक फोर्स की जो इक्वेशन हमने डिस्कस की है एफ बी, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। ये इक्वेशन बेटा हमने पहले क्लास से ही इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है। ये इस इक्वेशन से बेटा हम ये डिसाइड करते हैं या ये पता लगाते हैं कि कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ये देखो बेटा, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वी चार्ज की वेलोसिटी है, एंड बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकलता है बेटा किसके बराबर, क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन के जरिए हम निकालते हैं कि अगर एक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, वो हम इस इक्वेशन से बेटा डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है और एक कंडक्टर लिया है, एक वायर ली है, और इस वायर के थ्रू एक करंट पास हो रही है आई। और हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या इस वायर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो बेटा, इसके लिए आपको जहन में लाना पड़ेगा करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि करंट एक वायर में कंस्टिट्यूट होने का मतलब यह है कि उस वायर में जो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जड पार्टिकल्स हैं या जो चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो छोटे अल्फाजों में या स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में ऐसे कहेंगे कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका मतलब है इसमें अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर से मूव करेंगे तभी तो इसमें करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसी को तो हम नाम देते हैं जनरली करंट। तो अगर मैं अभी आपको कह रहा हूं कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से होंगे ना, दे आर मूविंग, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ठीक है, अब आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपने वायर ली है इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें सिलेक्ट करिए। अब देखिए बेटा, ये जब इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूव करता है, ठीक, ये जो वायर है ना, ये वायर खुद एक एक्सटर्नल फील्ड में है, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो वायर है ये इसी रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर इस वायर के अंदर से कोई चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना, बेसिकली देयर इज अ चार्जड पार्टिकल दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो वायर है, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन दिस वायर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्जड पार्टिकल एंड एज पर दिस इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के थ्रू मूव करेगा ना, अब ये वायर तो खुद मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन, जो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर से, जब वो मूव करेंगे तो उन पे तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब जब हर एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब करंट होगी। क्यों? करंट जब होगी तभी अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है ना जब वो चार्ज मूव करता है। तो जब इस वायर में करंट है तो अंदर से चार्जड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब जब अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगेगा बेटा, वो लगेगा ना। जब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, उन सारे फोर्सेस का जब आप वेक्टर सम निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो रिजल्टेंट फोर्स बेटा लगना तो इसी वायर पे है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसी वायर के पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ दिस वायर। तो फाइनली जो ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, वो फाइनली बेटा इसी वायर पे लगेगा। और यही जो फोर्स है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यू अंडरस्टैंड? ये बेटा फिर से रिपीट करता हूं, ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको बेटा अंडरस्टैंड कर लो। बाकी इक्वेशन जो है ना वो हम देखेंगे कि कितना फोर्स लगेगा
इसी फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कितना फोर्स इस पे लगेगा, टोटल फोर्स। पर पहला जो पॉइंट है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि इस पे फोर्स क्यों लगेगा। अब मान लो अगर ये कंडक्टर है, अगर इसमें करंट पास नहीं हो रही है और ये कंडक्टर को आपने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या इस पे फोर्स लगेगा? द सिंपल आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फोर्स तब लगेगा जब चार्जड पार्टिकल्स मूव करेंगे, और इस कंडक्टर के थ्रू चार्जड पार्टिकल्स मूव तब करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है जब इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगी। तो ये बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक कंडक्टर पे तब मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है जब कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रही है। Until the conductor is not carrying this current, there will be no magnetic force acting on the conductor. तो एक वायर, एक कंडक्टर, एक मेटल पे मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब उस वायर या उस कंडक्टर या उस मेटल के थ्रू करंट पास हो रही है। क्योंकि करंट का पास होना ये इसका मतलब है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मतलब चार्जड पार्टिकल्स आर मूविंग। अब जब चार्जड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में चार्जड पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा ये रीजन है। This is the basic reason that why a magnetic force acts on a current carrying wire. The reason, the answer is simple, because a current carrying wire, it contains electrons in motion, and when electrons are in motion in an external electric field, according to this equation, according to the laws of magnetism, a magnetic force will act on it. ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, चलो ये तो हमने सीखा कि एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है, और ये भी याद रखा अगर कंडक्टर के थ्रू करंट पास नहीं होगी तो कोई मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा मसला है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है, हमें ये पता लगाना है कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, कितना फोर्स इस वायर पे बेटा एक्ट करेगा। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूला से हम लगाएंगे, इसी फॉर्मूला से हम ये आंसर भी डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए आप देखो बेटा हम क्या करेंगे, मान लो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, जो पोर्शन मैंने यहां पे लिया है, लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो मैंने ली है L। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L। ठीक, एंड लेट अस सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज A। एरिया तो समझ रहे हैं ना, इसकी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज L, A। ठीक, लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। ठीक, तो मैं बेटा लिखूंगा यहां पे लेट L बी द लेंथ। मैं इसी पोर्शन, ये जो मैंने यहां पे वायर दिखाई है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर लिया है, इसकी जो लेंथ है ना, लेट दैट बी L, एंड जो A है बेटा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, शाबाश। मैं एक्चुअली एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं जिस फॉर्मूला से आप फिर ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, अब बेटा अगर इसकी लेंथ L है और एरिया A है तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा? वॉल्यूम होगा ना बेटा बराबर A इंटू L। एरिया इंटू लेंथ जो होता है मैथमेटिकली दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो इस वायर का अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे दैट इज A इंटू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ठीक, एक और पॉइंट में लिखना चाहूंगा बेटा, इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट अस सपोज ये जो वायर है ना, इसमें हमने एज्यूम कर लिए देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बेटा आप याद रखेंगे, n कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर। ये जो वायर है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, जब करंट पास होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं लेट अस सपोज दैट इज n। ठीक है, एक और टर्म, एक और पैरामीटर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने बेटा पढ़ा होगा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, उसको हम बेटा डिनोट करते हैं n, या इसको कभी कभी हम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, नंबर डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होता है बराबर नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पर आप किसकी नंबर डेंसिटी ले रहे हो? यहां पे मैं लिखूंगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको मैं बेटा डिनोट कर रहा हूं स्मॉल n से, तो मैथमेटिकली ये स्मॉल n किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n
डिवाइड वॉल्यूम जो बेटा है हमारा दैट इज ए इंटू एल। ठीक है बेटा, तो इस कैपिटल एन और इस स्मॉल एन में आप ये जो डिफरेंस है ना ये आप याद रखेंगे। दिस कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में वायर ली है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मैंने डिनोट किया है कैपिटल एन से, पर जो नंबर डेंसिटी है ना, नंबर डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली कंपेयर टू नंबर, क्योंकि नंबर जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम बट नंबर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। ठीक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा स्मॉल एन जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो जहां तक वैल्यू है, जहां तक फॉर्मूला का ताल्लुक है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी या पैरामीटर्स लिखे ये बेसिकली मैं यूज करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर हम इस वायर में एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इस वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस सपोज कि इस वायर का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रीट करेंगे उस पे कितना फोर्स लगेगा। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे फोर्स। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के बाद हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ना वो सारा नंबर हम उस फोर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर वहां से हमारा निकलेगा ना टोटल फोर्स। जो टोटल फोर्स आएगा वही तो टोटल फोर्स लगेगा ना इस करंट कैरिंग वायर पे। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल बेसिक डेराइवेशन, कि हमें जो हमारा जो करंट डिस्कशन है वो ये है कि हमें देखना है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके थ्रू करंट आई पास हो रही है, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन दिस वायर, इस वायर पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखेंगे इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है हर एक इलेक्ट्रॉन पे तो सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं वो तो हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम रहती है। दूसरा पॉइंट, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, तो अगर हमें निकालना है इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, हम पहले एक इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे फोर्स कितना लगेगा, फिर जब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकलेगा फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस फोर्स को कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे n लिखा है, n मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमें हमारा जो है टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ी है ना मैग्नेटिक लॉरेंटिस फोर्स की, दैट इज this F is equal to magnetic force acting on a charge that is equal to Q V cross B। ये हमारी बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को हम बेटा यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हम लेंगे फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बेटा दैट Q इज इक्वल टू E। ये तो आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो तो E से करते हैं ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या मैं लिखूंगा माइनस E, माइनस से आपको याद रहेगा कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू माइनस E कामा मूविंग विद ड्रिफ्ट स्पीड। ये बेटा ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, या यहां पे अगर ड्रिफ्ट से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप याद रखो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना वो स्पीड हमने लिया यहां पे। ठीक है, मूविंग विद ड्रिफ्ट स्पीड vd। ठीक है, यहां पे देखो फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू E, मूविंग विद ड्रिफ्ट स्पीड vd। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चार्ज के बदले हमें माइनस E देना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो वेलोसिटी है उसके बदले हमें vd देना है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो जो बेटा फोर्स निकलेगा ना, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो इस वायर के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस E इंटू v के बदले आएगा बेटा vd। ठीक है, इंटू b। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई, इतना फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे। दिस इज एन इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स दैट विल एक्ट ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग थ्रू दिस वायर व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस वायर। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स आ गया, अब अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को बेटा ये n मल्टीप्लाई करेंगे ना,
क्योंकि जो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वही तो सब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, सेम फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। अब अगर इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल फोर्स हो गया ना 50 इंटू दिस मच फोर्स, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है, जो स्पीड है, वो सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो बेसिकली हमें जो फोर्सेस को ऐड करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, उनको ऐड करना है। उनको फोर्स को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर ऐड होगा। अब यहां पे सिंपल पॉइंट ये है कि फोर्स सेम डायरेक्शन में है, जब आप ऐड करेंगे तो आप सिंपली ऐड भी कर सकते हैं, सिंपल एडिशन। क्योंकि फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं, आपको वेक्टर की फॉर्मूला यूज नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब डिफरेंट फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल जीरो होता है, और जब एंगल जीरो होता है तब आप सिंपली सारे फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये यहां पे मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूं बेटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। टोटल फोर्स अब किसके बराबर होगा बेटा? वो बराबर होगा ना N टाइम्स Fe। इस इक्वेशन को आप समझो, Fe इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सबको ऐड करोगे तो वही फोर्स बेटा किस में इंपार्ट होगा? वायर में। तो वही फोर्स इस वायर पे लगेगा, इसलिए मैंने बेटा N इंटू Fe लिखा। एक और पॉइंट में कॉन्सेप्चुअली यहां पे समझाने जा रहा हूं आपको। बेसिकली जब फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो जाएंगे वायर के साथ, और ड्यूरिंग कोलिजन जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगता था वो फोर्स ट्रांसमिट होगा इस कंडक्टर में, या वो फोर्स ट्रांसमिट होगा इस वायर में। क्योंकि ये जो वायर है ना, ये किसकी बनी है? इट कंस्टिट्यूट्स द एटम्स और द आयंस और दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब फोर्स तो एटम पे नहीं लगेगा, फोर्स तो आयंस पे नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा खाली इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हिच आर इन मोशन। पर जब इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से ये कोलाइड करेंगे ना एटम्स से, जिन एटम्स से ये जो पूरा कंडक्टर है ये बना है। तो कोलिजन के दौरान ये जो इनमें मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा टू द कंडक्टर, टू द वायर, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखेंगे, अब जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा वो फोर्स किस पे फाइनली लगता है बेटा? वायर पे। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वहां से आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको आगे ले जाते हैं। देखो n बेटा, इस n के बदले हम लिख सकते हैं, यहां पे देखो ये जो n है ना, इस n के बदले मैं लिख सकता हूं ना दिस स्मॉल n इंटू AL। गौर से देखो बेटा, यहां पे ये जो हमारी फॉर्मूला है, नंबर डेंसिटी होती है बराबर कैपिटल N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ। दिस इज बेसिकली वॉल्यूम। नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नंबर डेंसिटी। कैपिटल N के बदले मैं लिख सकता हूं ना, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पे ये लिखूंगा n के बदले मैं लिखूंगा स्मॉल n, और ये A इंटू L करूंगा मैं मल्टीप्लाई, ठीक है, शाबाश। और बाकी क्या बचा बेटा? यहां पे बाकी बचा Fe की ये वाली इक्वेशन मैं लिखूंगा, दैट इज माइनस E, और लिखूंगा बेटा VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू B, ठीक। अब देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं बेटा सिंप्लीफाई करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखो बेटा, सो दिस इज F टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर और द वायर। दिस विल बी इक्वल टू, देखो मैं यहां से कुछ चीजों को अलग निकाल के कंबाइन करूंगा। एक तो n बेटा, ठीक है, और ये E, ठीक। इस माइनस को आप रहने ही दो, पहले n लिखा मैंने, उसके बाद E लिखा, फिर मैं लिखूंगा A बेटा, उसके बाद लिखूंगा मैं VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। और क्या बचा बेटा? L बचा, और बचा बेटा आपका क्रॉस B, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना यहां से। देखो बेटा, दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा या ऐसे लिख सकते हैं आप। देखो बेटा, फिर से लिखता हूं, पहले मैं लिखूंगा ये, या डायरेक्टली अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, अगर आपको याद है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ी है, करंट जो होती है ना, करंट, इसकी एक इक्वेशन वहां पे डिराइव की है, दैट दिस करंट इज इक्वल टू N
number density of electrons, E is the charge of electron, A is the area of cross section into VD. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. या दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन है. I इज द करंट, N इज नंबर डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज एरिया, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे N भी है, ठीक है बेटा, E भी आ रहा है, E भी है, एरिया भी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है. तो इन सारी चीजों के बदले में एक ही पैरामीटर लिख सकता हूं ना, आई कैन राइट आई. ठीक है बेटा, तो मैं बाहर आई लिखूंगा. बचा क्या? बचा L और बचा B. तो इस L को मैं अंदर लेके वेक्टर बनाता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं या क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं B के साथ. ये देखो बेटा, ये हमारा आ गया रिजल्ट. इसको आप गौर से देखो. देखो बेटा, ये फॉर्मूला इस शेप में आ गई. फिर से देखो क्यों. ये B तो ऐसे ही है, ये जो L है ना, L, इसको मैंने वेक्टर बना दिया. दिस लेंथ, अगर मैंने इसको वेक्टर बना दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? ये जो वायर है ना, वायर, इसकी जो लेंथ है, इसको मैंने वेक्टर बना दिया. पर याद रखेंगे इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है. अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये जो लेंथ है, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट. अब अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो ये जो L है ना, इसकी भी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है. यू अंडरस्टैंड? शाबाश. अब देखो बेटा, तो हमने क्या किया, L को वेक्टर बना दिया, इसको अंदर लिखा NEAVD. करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पड़ी थी, ये बराबर होता है I, वो यूज किया और हमारी ये फॉर्मूला आ गई. ठीक है बेटा. नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट. What is I? I is the current that is passing through this wire. And what is L? L is the length of this wire. This is a vector length actually. मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ. This L, this is a current. इसको हम बेटा current vector length, current vector length. ठीक है. तो length तो ये है ही यहाँ से यहाँ. अब हमने इसको वेक्टर बना दिया, पर इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है. अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो L हैज द सेम डायरेक्शन. अगर करंट इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ तो इस L की भी डायरेक्शन वही है. ठीक है. तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया कि इस इक्वेशन से आप देखेंगे कि ये जो वायर है इस पे कितना फोर्स लगेगा. इसके लिए आपको करंट देखनी है कितनी है पास हो रही है, इस वायर जो एलिमेंट है या जो कंडक्टर है इसकी लेंथ देखनी है और मैग्नेटिक फील्ड देखना है. अब अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? I. L क्रॉस B, L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बेटा? L इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपकी मैग्नीट्यूड के लिए आ गई. तो जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पर लगेगा वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है बेटा? एक तो इसमें कितनी करंट पास हो रही है, जितनी इस वायर के थ्रू ज्यादा करंट होगी उतना फोर्स भी इस पे ज्यादा लगेगा. नंबर 1. नंबर 2 इज द लेंथ. हाँ, इसकी लेंथ कितनी है. एक बात यहां पे याद रखेंगे, जो मैंने फॉर्मूला डिराइव की ना बेटा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर. ये जो कंडक्टर है ना, ये स्ट्रेट होना चाहिए. अब अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, मान लो इसकी कुछ डिफरेंट शेप है, कर्व्ड शेप है या व्हाटएवर शेप इट हैज अदर देन दिस स्ट्रेट कंडक्टर, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो मैं आपको अगले क्लास में दिखाऊंगा, दूसरे लेक्चर में दिखाऊंगा. फिलहाल आप याद रखेंगे, अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट है, तो इसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा उसके लिए ये वाली फॉर्मूला है. मैं जो फॉर्मूला इसको मैं जनरलाइज करूंगा अगले क्लास में, फिर वो वाली फॉर्मूला आप किसी भी कंडक्टर ऑफ एनी शेप उस पे यूज कर सकते हो. पर फिलहाल याद रखो, ये वाली फॉर्मूला आप सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर पे यूज करेंगे. ठीक है. शाबाश. सो L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर और लेंथ ऑफ दिस वायर. तो जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेट लेंथ ज्यादा होगी, उतना बेटा फोर्स भी ज्यादा होगा. B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा. एंड साइन थीटा. थीटा किस किस में एंगल है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B. ये लेंथ और इस B के बीच में जो एंगल है ना, वो एंगल मैं बेटा यहां पे दिखाता हूं, ये वाला एंगल, क्योंकि ये L है इस डायरेक्शन में और ये B है इस डायरेक्शन में, और L और B के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा है. तो जितना इस थीटा का वैल्यू जो है ना बेटा, ये थीटा का वैल्यू भी डिसाइड करेगा कि इस पे फोर्स कितना होगा. यहां देखिए, अगर इस थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री होगा, साइन 0 और साइन 180 डिग्री तो हो गया ना बेटा 0, तो फोर्स भी 0 होगा. इसका मतलब अगर ये वायर पैरेलल और एंटी पैरेलल
टू द फील्ड होगी, करंट इसके थ्रू पास हो रही है, पर ये वायर फील्ड जो है ना, फील्ड की डायरेक्शन को पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इस पे उस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर साइन 90 डिग्री है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो उस केस में जो बेटा इस वायर पे फोर्स लगेगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो जब वायर परपेंडिकुलर होती है टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज मैक्सिमम, बट व्हेन द वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, जो इस पे फोर्स लगता है बेटा वो जीरो है। ठीक है, तो इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसके थ्रू करंट कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी है, और ये लेंथ कितना एंगल बनाती है इस मैग्नेटिक फील्ड से, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वही सारी चीजें बेटा जो है ना डिटरमाइन करती हैं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दिया आपको। फिलहाल ये जो आप फॉर्मूला मैंने यहां पे डिराइव की, फिलहाल आप ये फॉर्मूला खाली यूज करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। अब अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर्स हैं, डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर्स हैं, तो उन पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूं अगले क्लास में, और उसी क्लास में बेटा मैं इस इक्वेशन की फिर एप्लीकेशंस भी आपको दिखाऊंगा। तो जो भी एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज होगी वो भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा। फिलहाल आप यही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये उसकी इक्वेशन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है आई एल बी साइन थीटा। आई इज द करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, बट द लाइन वायर मस्ट बी स्ट्रेट, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड पी। अब अगर इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वही राइट हैंड थंब रूल वेक्टर वाला यूज करना है, एल क्रॉस बी करना है। अगर बेटा ये एल है इस डायरेक्शन में और ये बी है, एल क्रॉस बी, ये एल, अगर ये एल है ये बी है, एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि इस बोर्ड में अगर ये एल है ये बी है, तो एल क्रॉस बी जो है इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल एक्ट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैंने आपको लॉरेंटिस फोर्स में दिखाया है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही सेम मेथड आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो आप इस वायर पे या इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो है बेटा फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, पर ये पूरा लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसका जो अगला पार्ट है वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।